सब। नमस्कार, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। और जिस तरह से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ है तो लाजमी सी बात है कि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों पर और वहां के चुनावी मुद्दों पर, नेताओं पर आज गर्मा गर्म कॉफी के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारा वरिष्ठ पैनल हमारे साथ है, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, रोहन दुआ हमारे साथ हैं और शांतनु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो रामकृपाल जी, आखिरकार चुनाव कब कराओगे? अब विपक्ष ये तो नहीं पूछ पाएगा, चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद। हाँ, चुनाव देखिए, जब ये 370 को हटाने की बात आ रही थी उसको कहते, तब भी अमित शाह ने कहा था कि चुनाव कराएंगे और समय पर इसको स्टेटहुड भी दिया जाएगा, बहाल करेंगे, ये प्रॉमिस था। और बाद में चूंकि कोर्ट ने कह दिया कि भाई कराइए ही, तो वैसे तो ऑब्वियस था कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना ही था। और अच्छी बात ये हुई है कि ये होने जा रहा है। और सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव जनरल लोग कह रहे थे कि बहुत लंबा खिंच गया था, उबाऊ हो गया था, तो आज इलेक्शन कमीशन ने, अब आप देखिए कि फर्स्ट डे वोटिंग और काउंटिंग, इसके बीच में 17-18 दिन 17-18 दिन में बाकायदा 2 स्टेट में चुनाव हो जा रहे हैं और आते। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं, अब आने दीजिए, देखते हैं। लेकिन इसी के साथ आपने कहा कि वही इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, लेकिन रोहन यहाँ पर एक दिक्कत अभी जो शुरुआत में ही आ गई, तो अभी बाद में आनी थी। उमर अब्दुल्ला हिंट दे रहे थे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं चुनाव लड़ लूंगा, एक सेफ गेट के। उन्होंने तो कहा था फुल स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं लड़ूंगा, पिताजी की तबीयत खराब है। यहाँ शाम होते होते पिताजी कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा। हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पिनाज, जिस तरीके से लोकसभा 2024 के नतीजे आए सामने, आपने देखा कि पीडीपी वो चीज़ सेकंड पोजीशन अपने आप को हासिल नहीं कर पाए। तो एनसी अपने आप को कंसोलिडेट कर चुकी है उस गैप में 2014 के चुनाव के बाद, जब पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी। वो एक अलग मुद्दा है कि 2016 में जब बुरहान वानी वाला इशू हुआ और इतना ज़्यादा वो बढ़ चुका था कि महबूबा मुफ्ती के ऊपर एलिगेशंस लग गए थे कि वो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, और आफ्टर ऑल बुरहान वानी के ऊपर जो एलिगेशंस थे वो वहाँ से। लेकिन एनसी ने अपनी जो पोजीशन कंसोलिडेट करी है वो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि फारूक अब्दुल्ला भी और उमर अब्दुल्ला भी आज उस मकाम पे ज़रूर हैं जहाँ पे वो एक बीजेपी को काफ़ी बड़ी चुनौती देंगे ही देंगे। और आप देखिए पिछली बारी भी जब 2014 के चुनाव हुए तो 15 सीटें तो तब भी एनसी जीती थी, और तब क्योंकि महबूबा के फादर जिंदा थे तो एक उनके लिए एक सिंपैथी फैक्टर था, क्योंकि जिस तरीके से वो वाजपेयी साहब के साथ में एक प्यार मोहब्बत का उनका रिश्ता था। हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब भी वाजपेयी साहब की मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, ओशन साइंसेस के मिनिस्टर थे 2000 से 2004 वाली सरकार में, एनडीए में। लेकिन मैं फिर भी आज ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर चाहत ज़रूर है अभी भी, क्योंकि इस बारी इंडिया अलायंस से हट के चुनाव लड़े वो लोग कश्मीर में, और साथ में नहीं लड़े। और साथ में आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद भी अपनी पार्टी को उतार के बैठे हुए हैं, तो अपना एक वजूद ज़रूर ढूंढ रहे हैं वापसी का। और वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलत बातें होनी चाहिए। ये एक अलग बात है कि फैमिली में सहमति कहाँ पे होती है, ये चीज़ें तो आपने देखा था। सत्ता की कुर्सी कोई आसानी से नहीं छोड़ता है। आपने देखा सतारा में जब सपा में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, सपा में, हाँ, तो अखिलेश तो स्टेज पे जाके माइक छीन लिए थे मुलायम सिंह यादव का। तो उससे बड़ा हम कौन सा हादसा आप देखने को तैयार हैं कि ऐसा दोबारा हो सकता है कि दोनों और फादर और बेटे में एक लड़ाई हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापसी जरूर चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का क्या होगा शांतनु? मतलब वो तो कह रहे थे जब तक फुल स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा हार गए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से 370 जब आने की कवायद चल रही थी, और प्रधानमंत्री का एक तरीका है जिस बात को वो लाने उसकी बात की चर्चा शुरू कर दे, जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू कर दी अपने इस बार के 15 अगस्त के भाषण में। तो बात आती थी कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, देखते हैं कौन कर लेगा, यहाँ तो फिर टेररिस्ट आ जाएंगे। उन्होंने एक तरह की एक माहौल बनाने की कोशिश करी, दोनों पार्टी ने, पीडीपी ने भी, एनसी ने भी। लेकिन जब आया तो बिल्कुल शांति हो गई। आज तो देखते हैं यूपी की यूनिकॉर्न है फिजिक्स वाला, वो कश्मीर में उसका सबसे बड़ा सेंटर है, 3000 लोग पढ़ रहे हैं। लुलु मॉल खुल रहा है, टेक्नोलॉजी कंपनियां वहाँ पे जमीन ले रही हैं, 5 स्टार होटल वहाँ पे जमीन ले रहे हैं, खुल रहा है। वहाँ पे मूवी थिएटर खुल रहे हैं। वो जो झंडा नहीं फहरा रहा था लाल चौक पे, झंडे क्या सारी पूरी कलरिंग हो रही है। तो जब उन्होंने देखा कि माहौल तो बिल्कुल बदला हुआ है, फिर जब चुनाव हुए 2024 के, मतलब अनप्रेसिडेंटेड, एक अच्छा वोटर टर्नआउट, 3 दशक में सबसे ज्यादा 59% वोटर टर्नआउट। अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो भी 3 फेज में। जम्मू कश्मीर में जिंदगी में चुनाव नहीं हुआ कभी 3 फेज में चुनाव, वहाँ लंबे फेज में चुनाव होते हैं। जब उन्होंने देखा कि नॉर्मलसी आ चुकी है अब, है,
और सब कुछ दिख रहा है, इतना साफ है, तो कितना छुपा पाएंगे इस समय 24/7 मीडिया में इतना यूट्यूब आप छुपा नहीं सकते। तो पहले तो देखिए दोनों ने छुपा के रखा कि भाई ये हो रहा है कश्मीर में, ये हमें कुछ नहीं पता, कुछ बोल दिया, तो उनको पता है भाई ये राजनीति है, इसमें जो पाई में से मैं ले लूं, अगर मैं बाहर मतलब रियलिटी अब हिट कर गई हो, मतलब रियलिटी चेक हो गई हो, रियलिटी चेक ढंग से हो गई है बिल्कुल। देखिए पिछला जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो मैं एक घटना की बात बता रहा हूँ, ये शायद आखिरी फेज था। शाम को मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, शाम को आ रहा था पोल परसेंटेज कि कितना है। आश्चर्यजनक ढंग से था कि महाराष्ट्र से ज्यादा पोलिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी, और वो शायद अनंतनाग वाला ये जो इलाका था वहां पे। तो मेरा ये कहना है कि अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक सुनने में कैसा लगेगा, जहां कभी किसी जमाने में फारूक अब्दुल्ला जब जीते थे तो 13 या 14% ये सिर्फ पोलिंग हुई थी। तो कम से कम देखिए जो ये रहा कि लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया कि 370 हटने के बाद सत्ता का वहां विकेंद्रीकरण हुआ है, और लोग अब लोकतंत्र की ताकत को महसूस करने लगे हैं, निडर होकर के बाहर आने लगे हैं। ये तो लोकसभा में ही पता चल गया तो था। पता चल गया। तो और देखिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, दोनों में एक बेसिक फर्क है। जम्मू कश्मीर का चुनाव जनता के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। डिवीजन भी। तो वहां ये है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कितना नीचे तक गया है, जबकि हरियाणा में ये देखेंगे कि इससे जोड़ा जाएगा कि आगे चल करके हरियाणा एक मैसेज देगा इंडी अलायंस के लिए और मोदी जी के लिए, वहां जीत हार का बहुत मतलब होगा। जम्मू कश्मीर हमारे लिए जीत हार से बड़ी चीज है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन। तो और वो जो ये पैसा जा रहा है, जो ग्राम प्रधान पहली बार वो सोचता है कि हमारे ये पैसा आ रहा है, यहाँ के नाली और खड़ंजा लगाने में हमारी भूमिका भी है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और उसका एक परिणाम होता है वही था कि जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा में इतना बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ। और आगे अब जब लोगों को होप हो रहा है, तो जब ये इलेक्शन आएगा, एक विधानसभा बनेगी, और जैसा अमित शाह ने पार्लियामेंट में उसी समय कहा था, 370 हटाते हुए कहा था कि आने वाले समय में इलेक्शन होंगे और हम धीरे धीरे स्थितियां जब बेहतर होंगी तो स्टेटहुड भी देंगे। ये सारी बातें हुई थी। तो मैं समझता हूं कि ये जो है, ये जम्मू कश्मीर इस मामले में महत्वपूर्ण है। आज का जो ये रहा है कि पार्टिसिपेशन कैसा होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण अगर किसी नेता के लिए तो है महबूबा मुफ्ती। एनसी अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं रोहन, लेकिन महबूबा मुफ्ती, उनकी अलगाववादी सोच घाटी में अब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पहले जैसी नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है ना पिनाज, वो अगर मैं नतीजे देखूं, हाँ वो सिफर पे थी, तो हाँ, तो वो जिस तरीके के नतीजे आए हैं कि एनसी के ही कैंडिडेट ने पीडीपी के वाहिद पाड़ा को हरा दिया। अगर आप बात करें एनसी के खुद की कैंडिडेट की, हालांकि उमर अब्दुल्ला की, वो 2 लाख वोट से हारे, लेकिन इंडिपेंडेंट से हारे। पर वो एक अलग टेंशन है जिससे वो हारे, वो एक अलग टेंशन है, वो एक अलग चीज़ है वहाँ पे। पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पीडीपी का जो कद पहले हुआ करता था महबूबा मुफ्ती और उनके फादर के समय, वो अब जो कमान उन्होंने संभाली है उस पर कहीं ना कहीं बड़ी सारी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने पहले तो सौदा किया बीजेपी के साथ में 2014 में, फिर किसी ना किसी अड़चनों के बाद में वापसी कर ली, वापस अकेले कर लिए। अब इस दौर में आप इंडिया अलायंस के साथ में भी नहीं है, आप एनसी के भी खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आपकी रणनीति क्लियर ही नहीं है कि आप इंडिया अलायंस के साथ में थे। वही इंडिया अलायंस जिसके साथ में आप कर्नाटका में जाके फोटो ऑप करते हैं मिसेस गांधी के साथ में, मिस्टर राहुल गांधी के साथ में, और जब वहां पे राहुल गांधी लड़ने आते हैं तो आप वो लाल सिंह जो आपका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था वो कांग्रेस में चले जाते हैं। आप सोचिए, बिल्कुल, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उस समय के महबूबा के नीचे, वो चले जाते हैं कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती अपने पीडीपी अलग बना रही हैं और अलग इलेक्शंस लड़ रही हैं सारी सीट्स पे। क्या महबूबा की सोच वाले क्या वहां पे और ऑल्टरनेटिव इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट के तौर पर ज्यादा पनप रहे हैं? क्योंकि महबूबा एक सर्टेन ऑडियंस को केटर करती थी। एक्सट्रीम एनसी उस तरह की एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाती थी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती चली जाती थी। तो क्या उनका काउंटर छोटे इंडिपेंडेंट्स में या छोटी पार्टियों में आपको नजर आ रहा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एनसी
मीडियोकर स्टैंड लेती थी बीच में जाके कि किस तरफ रुझान लेना। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं पीडीपी की, तो एक वो भी दशक था जब सैयद मुफ्ती मोहम्मद भी मीडियम स्टैंड लेके आगे अपनी रणनीति को चलाते थे, और वाजपेयी जी के साथ में उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें भी करी हैं उस तरीके से। इवन कि 2000 से 2004 में जब बसें चली हैं लाहौर तक, तो उसका उन्होंने आगे सपोर्ट भी किया। लेकिन मैं अगर आज ये बात करूं कि मुफ्ती खुद अपने दम पे, तो आप देखिए वाहिद पाड़ा को जिसको उन्होंने कैंडिडेट लगाया, उसके ऊपर खुद एक टेरर के चार्जेस है, वो तो 1 साल जेल में रहे हैं, और बड़े ईडी की इन्वेस्टिगेशन चलती रही हैं JNK बैंक को लेके, टेररिज्म के चार्जेस को लेके। तो अगर इतने सीरियस चार्जेस जब आरोप लगे होते हैं, तो आपकी जो अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी भी है वो भी कहीं ना कहीं हिलनी शुरू हो जाती है। चाहे आप दिल्ली के 7 सीटों पे नतीजे देख लीजिए, कहीं ना कहीं जब आप पे चार्जेस लगे तो वो चार्जेस जो है वो टेंट जो है एक बारी वो कहीं ना कहीं आपको टार्निश करके जाता है आपकी इमेज को। तो शांतनु, यहाँ से अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं, महबूबा मुफ्ती की राजनीति आपको कहाँ जाती हुई दिखती है? कि भाई ठीक है, लोकसभा में एक बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, यहाँ से कुछ रिवाइवल आपको लगता है कि अगर वो अपनी कुछ थोड़ी सोच अप्रोच बदलें, या फिर नहीं मुकाबला वही होगा कि एनसी होगी एक तरफ, कुछ छोटे लोकल लीडर्स का बोलबाला होगा, जम्मू रीजन बीजेपी की तरफ? देखिए ये आप किसी भी फैमिली पार्टी में देखें, जो फैमिली पार्टी का जो सरगना होता है, जो उनके पिता तुल्य होते हैं, जो पार्टी शुरू करते हैं, उनके निधन के बाद, उनके इनकैपेसिटेट होने के बाद पार्टियां खराब होती हैं, और कुछ ही लोग होते हैं उसको ढंग से चला पाते हैं, जो हमने शिवसेना में देखा, हमने अखिलेश यादव को लड़खड़ाते देखा, अब जाके वो संभले हैं। तो ये तो एक फैक्टर है। अगर आप JNK का जो भी चुनाव हुआ उसमें मत प्रतिशत देखें तो भाजपा का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, सबको पता है वो जम्मू रीजन की वजह से, लेकिन इनका मत प्रतिशत 10 के भी नीचे रहा, 8 साढ़े 8। वो अलग बात है कि असेंबली में वो सीटों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि असेंबली में छोटी सीटें होती हैं, वो 10% पे भी अगर वो कंसंट्रेट है तो सीटें जीत जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से उनको अपने को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, उनको अपने पुराने डायलॉग, अपने वक्तव्य, जिस तरह से वो बुरहान वानी से लेकर जो उग्र जो लाइन थी, उसको लेके इस आज के भारत में नहीं चल पाएंगे। कश्मीर से प्लेयर पूरे भारत में खेल रहे हैं इस समय। वो जो कश्मीर को अलगाव था वो केवल 370 से नहीं, वो मीडिया, थिएटर, मूवी, लाल चौक सब हमें दिखता है। कश्मीर की खबर क्यों आती थी हमारे मीडिया में, बारामूला में इतने लोग मरे, ये मरा, आतंकवादी मरा, पथराव हुआ, अब वो खबरें नहीं आती हैं। अब वो उन खबरों की रानी थी वो। अब वो खबरें जब नहीं है तो उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो उनको रियलाइन करना अपनी सालों की राजनीति को मुश्किल तो होगा। मुश्किल एक और भी है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा, उमर अब्दुल्ला जिस तरह से एक जेल में बंद टेररिज्म के आरोपों को झेल रहे एक शख्स जिस तरह से वो हार जाते हैं, तो ये भी कंसर्निंग है, क्योंकि वहां पे कई ऐसे नेता जो हैं अलगाववादी सोच वाले वो पनप रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए 2 चीज होती है। एक साइंस में भी एक चीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग एक दवा खानी पड़ती है जिसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन। यानी शरीर जो है वो पूरी ताकत से जो नया ऑर्गन आया हुआ है उसकी जगह पे उसको रिजेक्ट करता है, एलियन है, क्योंकि उसको यह लगता है कि ये बाहरी है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए इस विज्ञान की तरह यहाँ भी जब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ग्राउंड लेवल पे सारी रियलिटीज बदलती हैं और जनता को पहली बार ये लगता है, अब आप देखिए ना जिस तरह का उस शासन था, जैसे पुराने ज़माने में जमींदारी प्रथा थी, राजा महाराजाओं का था, तो जब वहाँ से आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आते हैं, जब डिसेंट्रलाइज पावर होती है तो रिजेक्शन भी होता उसी तरह से जो टॉप लेवल बैठा हुआ है। तो आप जब जमीनी सच्चाई चेंज हो गई, अब तक आप ये दिखा रहे थे कि हम अलग हैं और जिनको ये उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, जब 370 खत्म हो गया तो बहुत ऐसे लोगों का भी भ्रम टूट गया कि अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम कभी एक अलग मुल्क बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, छोड़। और दूसरी बात ये भी होती है कि जिस अनुपात में लोकतंत्र मजबूत होता है उसी अनुपात में रिएक्शनरी फोर्सेस वो ज़्यादा जैसे हारता हुआ होता है ना तो लूटता हुआ जाता है। इसीलिए जो हिंसा की आप वारदातें देख रहे हैं जो बड़े हुए हैं वो इसका भी है कि उनको लग रहा है, खतरा हो गया है कि अब ये लोकतंत्र बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो बिल्कुल हताश और निराश होकर के थोड़ी सी वो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब डिसेंट्रलाइज द पावर नीचे तक जाती है तो कई नए एस्पिरेशनल ग्रुप पैदा होते हैं। आप मैदान में भी देख लें, जो कास्ट कल तक बहुत दबी कुचली थी, जो वोट देती थी, जब उनके बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं कि नाभि से नाक, जब पेट भरता है तो नाक की बात आती है। तो इसलिए अलग अलग आप देखिए कि बैकवर्ड में भी अलग अलग
कास्ट आ रही है। वो आ रही हैं, असर्ट कर रही हैं। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी जिनको इतने दिनों के बाद, जिन लोगों को कल बैंकों में खाता नहीं खोल सकते थे, वाल्मीकि समाज के लोग, जिनको नागरिकता तक एकदम नहीं, अब वो सब हो रहे हैं। तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अब केवल आतंकवाद और फलाना और धर्म, इसका नाम लेकर के बहुत दिन तक आप नहीं चल सकते। तो रोहन, अगर यहाँ पर देखें तो इस बार मुद्दे आपको क्या लगता है? 370 का हटाया जाना, बीजेपी निश्चित तौर पर इसको अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करेगी। क्या विपक्ष के पास ये एक नैरेटिव होगा, या कई जगह हम ऐसा भी देखेंगे कि मुकाबला त्रिकोणीय और फोर कॉर्नर फाइट भी देखने को मिल सकती है कुछ नई पार्टियों के आने से? मैं आपको बताऊं पिनाज, मैं काफ़ी समय तक, लंबे अरसे तक काउंटर टेररिज्म पे रिपोर्टर रहा। कश्मीर की वादियों में ही रिपोर्ट की, चाहे वो बारामूला हो, पुलवामा हो, ये सारे अटैक्स मैंने उस समय कवर किए जब मैं अखबार में पोस्टेड था। आपको ये बता दूं कि अगर आज में आप बदलाव समझना चाहते हैं 370 के बाद में, तो सबसे बड़े दो आपके पास में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एक समय पोस्टर बॉयज़ या पोस्टर गर्ल्स होते थे। शाह फैजल, ठीक है, शाह फैजल वो शख्स थे जो IAS के टॉपर थे, जिन्होंने वहाँ से छोड़ दी। वो आप चाहे जो मर्जी आप उन पे आरोप लगा लीजिए। शैला रशीद, ये वो शख्स हैं दोनों जिनके ऊपर आरोप लगाए गए कभी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके। इन्होंने भी 370 के बाद में हालात बदले हुए देखे, और ये भी देखा कि वहाँ पे जब मनोज सिन्हा का राज रहा, राजभवन से ऑपरेशन चलते रहे, तो सिर्फ दो चीज़ों पे, दो जगहों पे, दो बंगलों में पैसे नहीं गए JNK के बैंक के थ्रू, चाहे वो दो परिवारों में हो। हमें सब पता है कि वो परिवार कौन से थे, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट को लेके कॉन्ट्रैक्ट्स हों, रोशनी एक्ट के अंडर जितने ज़मीनें बेची गई हों। इतना बड़ा खुलासा था रोशनी एक्ट का कि आप देखिए 2019 के बाद में जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो शहीद शाह गिलानी की जब मौत हुई, उसके बाद में वहाँ एक कोई मातम नहीं छाया कि सब शटडाउन हो जाए। आपको याद होगा 2019 से पहले ये सारी वो वादियाँ थी जहाँ पे शटडाउन की कॉल्स आती थी, क्लैरियन कॉल्स दी जाती थी। बारामूला से लेके अनंतनाग से लेके 370 क्या 500 किलोमीटर दूरियां हैं ये शहरों की, और क्लैरियन कॉल जब एक शहर से होती थी तो बिना इंटरनेट बंद करे हुए भी वो जाती थी। तो सैयद शाह गिलानी की जब मौत हुई है, उसके बाद तो आपने कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं देखी, नेशन वाइड प्रोटेस्ट या स्टेट वाइड प्रोटेस्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दो जब पोस्टर बॉयज ही आज आपके सामने खड़े होके आपको कह रहे हैं कि कश्मीर में चेंज हो गया और उस चेंज को हम वेलकम करते हैं, तो इससे और बड़ा हमें और एग्जांपल क्या चाहिए कश्मीर में कि कश्मीर इज यूनिफाइड बाय इंडिया। लेकिन यही सवाल आगे आप ही की बात को आगे ले जाऊं कि चलिए पोस्टर बॉयज भी आ गए, विजुअल्स भी बहुत खूबसूरत आ रहे हैं, तिरंगा आ रहा है, डाउनटाउन में भी तिरंगा लहरा रहा है, सालों से आ रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, 3-4 साल से आ रहा लगा। हाँ, अगर तस्वीरों में अच्छा लग रहा है, ग्राउंड पे भी दिख रहा है, वो चेंज सब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मन बदलने में, वो डिवाइड को पाटने में कामयाब होंगे? क्या हम बीजेपी को घाटी के अंदर कहीं कमल खिलाते हुए देखेंगे, लोगों के मन को छूने में कामयाब होगी, या अभी भी वो डिवाइड वैसा ही रहेगा? देखिए, मैं रामगोपाल जी की बात को दोहराऊंगा कि इस समय कश्मीर में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, मेरे ख्याल से वो बड़ा प्रश्न नहीं है, और वो डिवाइड मेरे ख्याल से अभी नहीं चेंज होंगे कि जम्मू बीजेपी के पास बोलता रहेगा, और बल्कि हाँ कश्मीर में देखा जाएगा कि नई पार्टियां कैसे उभरेंगी। क्या गुलाम नबी आज़ाद ने और तैयारी कर ली है तब तक निकले थे, तो वही रहेगा मोटा मोटा। लेकिन जब हम अब जो आपने कहा वो गवर्नेंस पे मुद्दा, वो भी आ जाएगा, वो भी कहेंगे हमारी सड़कें, हमारी बिजली, हमारे नियम, हमारे कानून, हमारी शिक्षा, वो बातें शुरू हो जाएंगी जो हम जम्मू कश्मीर से नहीं सुनते थे। मैं खुद पॉलिसी रिसर्चर हूँ, जब भी कोई आप ड्राफ्ट पढ़ते थे इतना अजीब लगता था मुझे, तो पहली बार 10-12 साल पहले पता लगा, सच में बता रहा हूँ मैं, कि इस तरह से लॉ लिखे जाते हैं इंडिया में। आप कोई भी इंडिया का लॉ पढ़िए, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मैंने कहा ये क्या है? तो अब वो नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, जब देखेगा भाई वो संसद क्यों सुने जम्मू कश्मीर वाला, क्योंकि जो संसद में हो रहा है उसको तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो अब बात उस पर आने लगेगी। वो पूरे विश्व को देख रहे हैं, पूरे भारत को देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या और कंपनी आ रही है, नौकरी, वहां इस तरह के सवाल उठते ही नहीं थे, वहां के और ही सवाल थे। और पिछले जो जैसे कहा मनोज सिन्हा जी का राज रहा, उसमें देखा कैसा पैसे कहाँ जाता था, जो बिल्कुल एक ना आपको कारपेट के अंदर सब छुपा हुआ था, एक ब्लैक बॉक्स था कश्मीर, वहाँ क्या होता है। वहाँ पे सोचिए आपको करप्शन की बात कभी आती थी, आपको करप्शन की बात हर स्टेट से आती थी, वहाँ पे कुछ होता नहीं था क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स था, दोनों परिवार सेटल थे, वही चलाते थे। अब वो दोनों परिवार एक थोड़ा कम हाशिए पे, एक ज्यादा हाशिए पे, तो इसलिए राजनीति जो कश्मीर की बदलेगी वो मेरे ख्याल से देखने लायक होगी। उसमें बीजेपी अभी हाशिए पे ही है, बीजेपी भी मुझे लगता है कि बीजेपी ने इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करके थोड़ा इन्वेस्ट करने की जरूर कोशिश की, वो करेगी। देखिए, हमेशा एक चीज होती है, कोई भी चीज, परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है लोग कहते हैं ओवरथ्रो, और एक होता है सर्प गति से
कि जितनी नई चमड़ी आएगी पुरानी उतनी ही निकलती जाएगी। निकली गवे, सांप की मतलब केचुली धीरे जिसे धीरे बोलते धीरे हैं। सांप का केचुल। हाँ। या नाखून है, जितना ऊपर बढ़ेगा ना उतना जो ओट का ये निशान लगा था वो धीरे धीरे निकलेगा। देखिए मेरा हमारा यहाँ अभी भी नहीं तक निकला। पहुंच गया है। तो समाज में क्या होता है कि एक्सेप्टेंस, सच्चाई, हमको पहली बात तो यह है कि जिसको हम कहते हैं ना वस्तुपरक परिवर्तन जो होता है वो अपने आप झूठ और सच का पर्दा खोल देता है। तो जैसा अभी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि जब आम जनता के पास पैसा जाने लगा तब उसे पता चला कि ये पहले भी आता होगा। जैसे राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसा लोग खा जाते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। अब जब डीबीटी से हो रहा है, मैं कहता हूं हर 100 नहीं पहुंच रहा हो, अगर 85 पहुंच रहा है और 15 खाया जा रहा है तो जनता तो जान गई ना कि 85 हमें मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन समाज में जो एक मान्यता होती, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम जानते हैं कि सूरज ना निकलता है ना डूबता है, फिर भी हमारा काम चलाने के लिए वो निकलता है और डूबता है। तो इतनी जल्दी वो जो अलगाववादी या इतने दिनों का जो एक ब्रेन वॉश किया होता है वो सडनली नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे बदलेगा। और एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं उसको यूं कहूंगा कि उगलेगा क्षितिज एक दहकता हुआ सूरज, वातावरण में बीज नया बो रहे हैं हम। तो आप यूं समझिए कि ये जो कुछ हुआ 370 एक बीज बोया गया है, वो अभी पौधा बनेगा, वक्त लगेगा, पौधा लेकिन बनेगा, फूल परिवर्तन आने में और बनेगा। कमल खिलने में अभी वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज और परिसीमन को लेकर रोहन कहा जा रहा है कि भाई फेवरेबल बीजेपी हो गया है ये। अब अगर जम्मू रीजन में जिस तरह के परिणाम आते रहे हैं तो फिर तो ऐसा भी देख सकते हैं हम कि जम्मू कश्मीर में अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई फेवरेबल बीजेपी है और जम्मू रीजन की सीट बढ़ा दी है तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है बीजेपी। नहीं, देखिए डिलिमिटेशन को तो आप रोक नहीं सकते, डिलिमिटेशन तो कहीं पे होनी ही थी। अगर आप डिलिमिटेशन के मसले उठाएंगे तो फिर झारखंड कैसे बन गया, तो फिर छत्तीसगढ़ कैसे बन गई। सो स्टेट्स तो है, वो तो कार्व्ड आउट हुई थी। तो ऐसे तो फिर अगर इनको इस बात से दिक्कत है तो जम्मू अलग होना चाहिए, तो कश्मीर अलग होना चाहिए। 29 के पहले पूरे देश में होना देश में होना है। बिल्कुल। हाँ। सीटें 800 साढ़े 800 800 साढ़े 800 सीटें होंगी। तो पार्लियामेंट तो नहीं बनी ये सोच इसीलिए के है, है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन होगी तो सीटें बढ़ेंगी। ये तो एक नेचुरल कोर्स है पिनास, उसमें आपको हाँ, पहले जम्मू रीजन वाले कहते थे हमारा सीएम नहीं होता, हमारी सीटें कम है, तो ये तो आई थिंक दिस विल कीप ऑन गोइंग। जम्मू में पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सघन आबादी है, कश्मीर में सघन आबादी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो जम्मू में तो सीटें ज्यादा होनी चाहिए ना। अब क्योंकि जम्मू बीजेपी को फेवर करता है तो डिलिमिटेशन बीजेपी को फेवर करता है, ये तो देखिए विपक्ष है तो आज देखिए आज तो इस बात पर भी आ गए कि जो ऑफिसर्स हैं आपने उनका तबादला गलत कर दिया, तो बाद में देखा गया कि भाई मनोज सिन्हा जी ने तो ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, तो उनके ऑफिसर्स हट गए, तो फिर यानी कि आपके लिए काम कैसे कर रहे थे? 60 साल तो जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री मिले हैं वो तो सिर्फ कश्मीर से ही मिले ना। हाँ। तो ये मैं इस बात से हैरान हूँ कि डिलिमिटेशन पे नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि कश्मीर में वैली में अगर मैं बात करूँ तो पावरफुल डेफिनेटली एनसी होगी, जो शांतनु ने भी कहा कि बीजेपी की जो कोर कंस्टिट्यूंसी है वो जम्मू में, मगर ऐसे नहीं कि इनरोड्स नहीं बनाए। इंडिपेंडेंट काउंसलर्स उनके भी जीत के आए हैं, आज से 2.5 साल पहले जो इलेक्शन हुए काउंसलर्स जीत के आए। तो ये अटकने लगाना बार बार कि जम्मू की डिलिमिटेशन से बेनिफिट उनको हो सकता है, तो बेनिफिट क्या बेनिफिट हो जाएगा उनको? यही बेनिफिट हो सकता है कि 2 या 3 सीटें ज्यादा आ सकती हैं। तो आपके पास में भी तो कश्मीर है पूरा। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता क्या कुछ फैसला सुनाती है, और खास तौर से रीजनल पार्टीज और उभरती हुई रीजनल पार्टीज और साथ ही वो नेता जो अलगाववाद की आग लगा रहे हैं वो किस ओर जाएंगे, उनके लिए जनता क्या लॉक करेगी, वोटर टर्नआउट, ये तमाम चीजें दिलचस्प रहेंगी। आज हरियाणा के भी नतीजे चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है, तो हरियाणा को लेकर रामकृपाल जी 50-50 फाइट है जैसी लोकसभा में दिखी थी, या कोई एडवांटेज? मैं हमेशा एक बात तो कहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा इसको मतलब अलग अलग ढंग से देखिए। ये हरियाणा में दिलचस्प ये रहेगा कि जो भी नतीजा आएगा उस नतीजे से, जैसा हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये इमटेरियल है, कौन जीतता है कौन हारता है, वहाँ पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन हरियाणा में ये देखा जाएगा। ये शुरुआत होगी बिल्कुल, इंडिया अलायंस अगर उसका अपर हैंड रहा तो फिर ये हो जाएगा, जैसे भी कहा जा रहा 240 सीटें हैं और मोदी जी को हटा देंगे बीच में, तो वो बड़ा दिलचस्प होगा। और दूसरा 10 साल से बीजेपी वहाँ पे है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक चुनौती बहुत बड़ी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और जिस तरह से, लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा एक चीज होती है, अगर रेस्ट जो है वो डिवाइडेड है, यानी अपोजिशन अगर डिवाइडेड है, मैं हमेशा कहता हूँ राइट वर्सेस रेस्ट, इफ रेस्ट इज डिवाइडेड तो फिर बीजेपी तो
बाजी मार ले जाती, क्योंकि बीजेपी का जिसको कोर स्ट्रेंथ है वो बाकी रेस्ट पार्टियों का अलग अलग उससे ज़्यादा होती है, मजबूत होती है। लेकिन जब इकट्ठा मिल जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल का था या यूपी में इस बार मायावती खत्म हो गई, अखिलेश सीधा सीधा हो गया, तो वहाँ दिक्कत पड़ जाती है। लेकिन अगर ट्रायंगुलर, अब जैसे यहाँ पे है जो जेजेपी है और हुडा की है, अब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं, वैसे अभी संकेत तो कम ही हाँ, लग रहे हैं। वही कह रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ खतरा बीजेपी के लिए है, लेकिन इंडिया अलायंस कितना यूनाइटेड होकर के आगे चलेगा ये डिपेंड करेगा उस पे। देखिए विपक्ष, रोहन, जाट और दलित पंजाब के बाद दूसरे सबसे बड़ा राज्य है जहां पे दलितों की संख्या है, और दलित वोट बैंक छिटका था अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव के चलते जी। तो जाट और दलित कॉम्बिनेशन पर विपक्ष बहुत आस लगाए बैठे। आपको लगता है कि ये काम करेगा? लेकिन ये लोगों में गलतफहमी है कि हरियाणा जाट डोमिनेटेड है। सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे ओबीसी है 33%, और अगर ओबीसी 28 से 32 के बीच में। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि नयाब सिंह सानी साहब को इसलिए लाया गया क्योंकि वो ओबीसी है, तब भी बीजेपी के पास में 10 सालों में भी उतना ही एज था, क्योंकि बीजेपी ओबीसी के ऊपर ही उन वोट बैंक पे थे। जाट्स उस समय भी नहीं खड़े हुए थे। जब जाट रिजर्वेशन पे वायलेंस हुई या जाट रिजर्वेशन वायलेंस होने के बाद में भी वो जो सपोर्ट था वो हुडास को ही जा रहा था। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से भाजपा ने जाटों को भी, कांग्रेस के जाट लीडर्स को भी अपने पास ले आए। आप देखिए श्रुति चौधरी और किरण चौधरी आज भाजपा में शामिल हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अनबन है उनकी और बीच में, हुडा साहब के बीच में, कि जब भूपेंद्र सिंह हुडा 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो उनको बिल्कुल साइडलाइन करके रखा गया। तो जाट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाट लीडर साथ में था। जेजेपी जाटों की पार्टी थी, वो बीजेपी से आके मिली, उनकी बी टीम थी। हाँ। चलिए, मैं बी टीम हो या जो भी हो, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डोमिनेशन जो है ना, वो एक मिसकंसेप्शन है कि हरियाणा जो है वो एक ओबीसी जाट डोमिनेटेड है। वो ओबीसी प्लस दलित्स है, और सेकंड नंबर पे जाट्स आते हैं, थर्ड नंबर पे दलित्स ही आते हैं, बाकी मुस्लिम्स में ही है महेंद्रगढ़ और इन इलाकों में। तो मैं इस बात से लेकिन थोड़ा सा इस मिथ को बस्ट करना चाह रहा था कि जब आप देखते हैं कि किस तरीके से नयाब सिंह सानी की वापसी हुई है, राहुल गांधी सारा अटैक ओबीसी के ऊपर लेके आ रहे हैं, कास्ट के ऊपर। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी मुख्यमंत्री बने आज तक, एक भी मुख्यमंत्री हरियाणा में ओबीसी का कांग्रेस से नहीं बना। ये पहली बार ही था नयाब सिंह सानी साहब को बनाया गया। और उसके बाद जो वोट बैंक की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अगर जाटों की भी मैं बात करूं और नॉन जाट्स की भी बात करूं, तो जिस तरीके से अभी कुछ पैरोल हुए हैं, आपने देखा होगा कुछ पैरोल जो है, वो बेनिफिट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही जाने वाला है। चलिए, तो शांतनु, आपको भी लगता है कि ठीक है लोकसभा चुनाव जो भी थे, लेकिन अब नैरेटिव जो है कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत तो टूटा होगा, और कुछ ओबीसी फैक्टर जिस तरह से रोहन कह रहे हैं काम करेगा, तो ऐसा नहीं है कि एडवांटेज कांग्रेस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सरेसर रूप से पता है हमें आज के एडवांटेज कांग्रेस है। जैसा रामगोपाल जी ने कहा, लोकसभा और विधानसभा, खासकर हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में लोकसभा की सीटें कई बार आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपका इधर हारा तो आप इधर जीत गए। लेकिन असेंबली की सीट छोटी होती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा बीजेपी का ट्रेडिशनल स्टेट नहीं है। उससे कभी, अभी हमें क्या लगता है 2 बार सरकार बन गई तो हो सकता है हरियाणा तो 2 बार, गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, 2 बार सरकार बनी है और दूसरी बार थोड़ी लड़खड़ा के बनी है, पहली बार बनी। लेकिन भाजपा अपना वोट 30% के ऊपर ले गई है, जहां पे आपकी सरकार ही नहीं थी। 30% वोट भारतीय राजनीति में बहुत स्ट्रांग वोट होता है। आप 30% पे तो सरकारें बन जाती हैं, हमारा फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, आपको तो 30-33% वोट ले गया। और जो अभी रोहन ने कहा कि वहां पे, और ये कुछ ऐसी ओबीसी कौम है, कुछ कौमों के साथ होता है कि वो ऐसा फील करवा देती है कि वही है वहां पर। यूपी में लगता है यादव ही यादव, यूपी में तो 8-9% है, वो वोकल कास्ट होती है, आपको लगता है ऐसा है कि वो सबसे ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ जबकि पंजाब में आपको पता लगता है कास्ट स्ट्रक्चर किस तरह से है, या हरियाणा में किस तरह से है, तो ओबीसी है। और सैनी जी के आने से सच में फायदा होगा। और जब आप इधर कास्ट सेंसस बोल रहे हैं, लेकिन आपने कभी आज तक एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जहां पे ओबीसी डोमिनेंट कास्ट है। ये भी भाजपा जाके बोलेगी ना, भाजपा तो ना चुप बैठेगी, वो भी बताएगी इस बात को। तो इतना कोई क्लियर एडवांटेज नहीं है, अच्छा मुकाबला होगा, मतलब अच्छा मुकाबला। और अगर कांग्रेस, जो कि अभी संभावना हालांकि कम लग रही है, कांग्रेस और आप साथ आ जाएं तो चुनौती बड़ी हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रही हैं, अभी बहुत सारे इसमें वो हैं इफ्स एंड बट्स हैं। हाँ, मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि रहीम का एक दोहा है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत अंग। तो ये जो है ना कि बेर और केर का संग है, ये कितना दिन चलेगा जनता भी इसको जानती है। अब ये महत्वाकांक्षाएं जो आप कह रही हैं
होने को हो सकता है कि आप एक हो जाएं और एक बार बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस के, ये उजागर हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता, हाँ, दिल्ली में चुनाव के बाद ही क्या हालत हुई आज ही पंजाब में, जो पंजाब में हुआ था, आज एक जगह पे मनुष्य सिसोदिया से ये पूछा गया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो पंजाब में क्या हो गया, तो बोले कि हाँ, इस बात पर हम लोग सोचना चाहिए कि हम क्यों हार जाते हैं लोकसभा में। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो अपने देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी की, जिसको कहते हैं ना गुठली, कोर स्ट्रेंथ, वो 20 से 22% होती है। वहां बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ जो है वो 25 के आसपास है। तो बीजेपी हमेशा वो रहती है, बशर्ते कि अगर सब मिल जाएं, जैसे होता है ना ऑल, तो अगर यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, ये छोटी सीटें होती हैं, बहुत छोटे होते हैं, डिफरेंट पावर, आपका खुद की पावर भी स्टेक पे लगा रहता है, आपका अपना भी बहुत कुछ स्टेक पर होता है। वहां पे एमएलए पे शिफ्ट हो जाता है चुनाव काफी ज्यादा। जैसे उन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म में नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये खबरें नहीं आती हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत बढ़िया मनमुटाव है। आप किसी में जाके पूछ लीजिए, अभी वो 10 सीटें हैं, 10 सीटों उपचुनाव की, उसमें पूरी सिर फुटबॉल हो रही है। वो कह रहे हैं मैं 5 सीटें लूंगा। कांग्रेस और समाजवादी में है, कांग्रेस और टीएमसी में भी है। वो तो वहां तो खुला है, वहां तो देखिए, वहां छुपाते भी नहीं है, वहां तो खबरें भी आती हैं, डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। सिंपल एक चीज है, और अगर थोड़े दिन ऐसे ही रहे तो महाराष्ट्र में भी हो जाएगा। बिल्कुल। एक लाइन करूं, माइनॉरिटी वोट बीजेपी के पास नहीं है। उसमें एकता तभी रहेगी जब कोई सैक्रिफाइस करे। कांग्रेस सैक्रिफाइस करेगी तो एकता रहेगी, कांग्रेस लड़ेगी तो बटेगा, ये तय है। क्योंकि तब उसमें ये देखता है कि कौन बीजेपी को हराने वाला है, उसकी तरफ वोट जाता है। मायावती अगर आएंगी, लड़ेंगी, तो ये नहीं देखेगा कि वो कौन है। हम अगर उसको लगेगा कि मायावती का कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, तो इस भ्रम में उसको वोट दे देता है। तो सीधी एक बात है कि ये जो 15 से 18% माइनॉरिटी वोट है, इस पे 26 अपोजिशन की पार्टियां इन पर निगाह बनाए हुए हैं। उसमें कब कितनी एकता चलेगी और कब तक चलेगी, और एकता तभी हो सकती है जब एक सैक्रिफाइस कर जाए। और आपको एक छोटी मजे की बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश की जो बंदरबांट हो रही है कांग्रेस और समाजवादी के बीच, समाजवादी कह रहा है हमें हरियाणा में भी सीटें चाहिए, हमें महाराष्ट्र में सीटें चाहिए, या आप उत्तर प्रदेश में खेमे में जाके पूछ लीजिए। चलिए, तो चुनाव है, दिलचस्प होगा, और ऐसे कई मौके हमें मिलेंगे जब हम कॉफी पर गर्मा गर्म आरोप प्रत्यारोप जो लगेंगे उन पर चर्चा करेंगे। और